गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है उसके अंदर के जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 4। अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और यहाँ पर एक गैस एनक्लोज्ड है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो गैस है ये एक्सपांड हुआ है। ठीक है, इसके वजह से जो पिस्टन है ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया हुआ है। ठीक है, और पिस्टन जो मूव, ये जो यहाँ पर गैस एक्सपांड हुआ है वो किसके अगेंस्ट मूव है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये एक्सपांड होते वक्त प्रेशर इतना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपको प्रोवाइड किया गया है। वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर्स टू फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों 10 लीटर्स। अब दोस्तों ये लीटर का मीटर क्यूब में आपको कन्वर्जन करना है। तो 5 लीटर मतलब क्या होगा, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और यहाँ पर 10 लीटर मतलब क्या, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा होते वक्त ये जो सिस्टम है, मतलब जो गैस है, इसने कितनी हीट यहाँ पर जो है एब्सॉर्ब की है। क्यों कितना है दोस्तों, यहाँ पर 400 जूल इतनी हीट इसने एब्सॉर्ब की है सराउंडिंग से। ठीक है, आगे बढ़िए। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों जो है देखिए ये जो गैस है इसने हीट एब्सॉर्ब की है और इसके वजह से यहाँ पर जो है इसने वर्क किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना होगा। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का क्या है दोस्तों, हीट इक्वल टू साइन के इस साइड में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हीट अंदर जा रही है तो प्लस, ओके। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर लिखते हैं और वर्क देखिए दोस्तों यहाँ से वर्क जो है सराउंडिंग पे हो रहा है तो वो भी हो जाएगा प्लस यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों क्यू आपको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है, वर्क आपको यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वर्क को निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए प्रेशर पता है और चेंज इन वॉल्यूम पता है और प्रेशर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं दोस्तों, P इंटू डेल्टा वी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं आपने तो ये वीडियोस देखिए फिर आप यहाँ पर आइए। ठीक है, ओके। सो प्रेशर कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1.01 इंटू 10⁵ और चेंज इन वॉल्यूम कितना है दोस्तों, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर। सो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 - 5 कितना होगा, 5 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर मतलब क्या, देखिए यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ या सिंपली आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करिए, आपको यही मिलेगा 5 इंटू 10⁻³। अब सिंपली अगर इसको आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, देखिए 10⁵ इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²। और 1.01 इंटू 5 कितना होगा, ये 5.05 हो जाएगा, 5.05। और 5.05 इंटू 10⁻² क्या होगा, 10⁻² मतलब 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 505 और ये वर्क डन है मतलब इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, कितनी है देखिए 400 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क कितना है 505। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालने के लिए ये 505 को उधर भेजना होगा, ये उधर जाने के बाद माइनस होगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ पर 400 माइनस 505। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा -105 जूल। ठीक है, तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि यहाँ पर देखिए P एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्जैक्टली 1.013 रहता है। ठीक है, ओके। तो अगर आप 1.01 लोगे तो आपको यह आंसर मिलेगा और अगर 1.013 लोगे तो आपको यहाँ पर 106 के आसपास मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो साइन है वो निगेटिव होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, पॉजिटिव गलत है, निगेटिव साइन है। ठीक है, मेरे पास ओल्ड वर्जन है बुक का तो ओल्ड वर्जन में ये गलती है वहाँ पर। अगर न्यू वर्जन में करेक्शन किया है तो मुझे पता नहीं, आप थोड़ा सा चेक करिए, लेकिन करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, -105 जूल या -106 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है आपका तो वो भी करेक्ट है। सिंपली देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर हीट जो है 400 जूल हम दे रहे हैं। ठीक है, और वर्क कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है दोस्तों देखिए यहाँ पर 505। ओके, तो हीट 400 अंदर जा रही है और वर्क 505 जो है वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी ना। ठीक है, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 5 रीड करिए। एग्जांपल क्या है देखिए, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट while 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों सिस्टम रिलीजेस, एक सिस्टम है मान लेते हैं, ये एक सिस्टम है, यहाँ पर पिस्टन है मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर गैस है, तो ये एक सिस्टम है।
तो ये सिस्टम क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर हीट रिलीज कर रहा है। कितनी हीट रिलीज कर रहा है, मतलब हीट बाहर फेंक रहा है। कितनी हीट बाहर फेंक रहा है दोस्तों, 125 किलो जूल इतनी हीट बाहर फेंक रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 104 किलो जूल वर्क सिस्टम पे हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वर्क कितना हो रहा है सिस्टम पे, 104 किलो जूल इतना वर्क हो रहा है, ठीक है, सिस्टम पे हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों यहाँ पर देखिए हीट बाहर जा रही है तो यहाँ पर माइनस क्यू लेना होगा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वर्क यहाँ पर सिस्टम पर हो रहा है, सिस्टम पर होने वाला वर्क भी हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू ऐसे होगा ये, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ये कितना होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर -125 किलो जूल। आप यहाँ पर इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किलो जूल अगर आप रखते हो तो फाइनल आंसर किलो जूल में मिलेगा आपको, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क कितना है दोस्तों यहाँ पर 105, ठीक है, 104 सॉरी। अब सिंपली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये 104 को इधर भेजना होगा। ये 104 इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस, तो ये -125 प्लस हो जाएगा 104। -125 प्लस 104 कितना होता है दोस्तों, ये देखिए 21 होता है, लेकिन साइन क्या होगा इसका, माइनस होगा, ठीक है। और ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है, तो ये भी जो है ये किलो जूल में आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर -21 किलो जूल होगी। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास भी ओल्ड वर्जन है बुक का तो उसके अंदर +21 किलो जूल है, ठीक है। न्यू बुक में आंसर देखिए, आप क्रॉस चेक करिए। ओल्ड वर्जन का जो बुक है उसके अंदर +21 किलो जूल ऐसा आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है दोस्तों, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियस है अंदर कितनी एनर्जी जा रही है 104, बाहर कितनी एनर्जी आ रही है दोस्तों 125। तो ये 21 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रही है, अंदर से, इंटरनल एनर्जी से आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना, तो डिक्रीज हो रही है, तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर -21 आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो एग्जांपल रीड करिए, इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%। तो यहाँ पर कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों, कितनी है देखिए यहाँ पर 75%। अब 75% मतलब क्या होता है, 75 डिवाइडेड बाय 100 होता है। 75 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या होता है 0.75, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी। आगे पढ़िए, इफ टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 727 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, तो आपको यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर निकालना है। अब दोस्तों ये जो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी है, यहाँ पर आपको बोलना होगा गिवन, यहाँ पर आपको बोलना होगा टू फाइंड, यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करने जा रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, TH - TC अपॉन TH, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो टेम्परेचर्स हैं ये टेम्परेचर्स एब्सोल्यूट स्केल में चाहिए, मतलब यहाँ पर केल्विन में चाहिए वो, ठीक है, ओके। डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। तो अगर डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आप केल्विन में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना होता है, +273 ऐड करना होता है, मतलब यहाँ पर से 273 ऐड करना होता है। और अगर केल्विन का कन्वर्जन आप डिग्री सेल्सियस में करते हो तो आपको -273 करना होता है, 273 माइनस करना होता है उसमें से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको देखिए डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन करना है, तो आपको यहाँ पर ये 727 में क्या करना होगा, 273 ऐड करना होगा, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा 1000 केल्विन। तो TH आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये TH डिवाइडेड बाई TH 1 माइनस TC अपॉन TH, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों इफिशियंसी भी आपको पता है 0.75, तो यहाँ पर ये 0.75 आ गया। अब TH भी आपको पता है दोस्तों, TH कितना है 1000। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में TC जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आपको TC निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे, इस वैल्यू को उधर भेजेंगे। तो ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो आपको देखिए यहाँ पर TC अपॉन TH पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर 1 माइनस ये वैल्यू अगर उधर जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए 0.75, ठीक है, ओके। सो 1 माइनस 0.75 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मिलेगा आपको TC डिवाइडेड बाई TH, 1 माइनस 0.75 0.25 मिलेगा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर TC निकालना है, तो TC इज इक्वल टू 0.25 इंटू TH, और TH कितना है 1000 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000। सो 1000 इंटू 0.25 कितना मिलता है 250। तो यहाँ पर TC आपको मिल चुका है दोस्तों, ये 250 केल्विन है, ये केल्विन में आंसर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे TC जो है वो केल्विन में होगा। तो यहाँ पे एक आंसर तो आपको मिल चुका है दोस्तों 250 केल्विन, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर जो अगर एग्जाम में थियरी एग्जाम में पूछते हैं तो ये आंसर अगर आप लिखते हो तो आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे फुल। लेकिन अगर CET एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में केल्विन नहीं है, ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये केल्विन का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए केल्विन का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में करते हो तो आपको -273 करना होता है। तो यहाँ पर TC क्या होगा, 250 - 273 डिग्री सेल्सियस में ये आंसर आएगा, ठीक है। ओके, सो 250 - 273 -23 होगा ना ये, ठीक है, -23 आता है ये। ओके, सो -23 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस। फिर से आपका जो ओल्ड बुक है इसके अंदर करेक्शन है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर +23 डिग्री सेल्सियस ऐसे आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होना चाहिए, -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर यहाँ पर देखिए, एग्जांपल नंबर 7। सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन। 250 डिग्री केल्विन नहीं बोलते इसको, ओल्ड टेक्स्ट बुक में फिर से एक गलती है, देखिए दोस्तों 250 डिग्री केल्विन बोला गया है, डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन, मतलब यहाँ पर TC का ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया गया है 250 केल्विन, और हॉट रिजर्वायर का जो है टेम्परेचर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 300 केल्विन। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको दोस्तों यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, TC डिवाइडेड बाय इनपुट कितना होता है दोस्तों यहाँ पर, TH - TC। ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका, रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए TC पुट करना है 250 केल्विन डिवाइडेड बाय TH कितना है 300 माइनस TC कितना है 250। अब दोस्तों 300 - 250 कितना होता है, 300 - 250 होगा यहाँ पर 50। सो दिस विल बिकम 250 डिवाइडेड बाय 50 एंड 250 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू व्हाट, 5। सो हियर यू हैव गॉट द आंसर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 5। ओके, इसको कोई यहाँ पर यूनिट नहीं होगा क्योंकि केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है दोस्तों आइसोथर्मल, ठीक है। अब दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता होना जरूरी है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती, ठीक है। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जितनी हीट होती है उतना ही वर्क होता है, ठीक है। जितनी हीट आप सप्लाई करते हो सिस्टम को उतना ही वर्क होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ये सिस्टम है, ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो, तो इसके वजह से यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी 0 है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W होता है ना। तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 है तो Q इज इक्वल टू W होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू W होता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आगे पढ़िए, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2000 जूल हो रहा है, तो फिर ये 2000 जूल के लिए कितनी हीट इसमें ऐड करनी होगी। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है हीट इज इक्वल टू वर्क होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हीट भी कितनी ऐड करनी होगी, हीट इज ऑल्सो 2000 जूल, ठीक है। ओके, ये आंसर आपको मिलेगा। ओल्ड वर्जन का जो बुक है उसके अंदर आंसर 0 दिया हुआ है, जो कि गलत है। आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों, 2000 जूल होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस कौन सी है, देखिए प्रोसेस है यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। तो एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस किया गया है मोनोएटॉमिक गैस को यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे कॉम्प्रेस किया गया है कि उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर ये आपको रेशो निकालना है। आपको फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर का रेशो आपको यहाँ पर पता है, Ti अगर उधर भेजते हो तो TF डिवाइडेड बाई Ti आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखिए दोस्तों कि आइडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसके लिए PV⁻⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो है एक रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम का है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। और एक रिलेशन है दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Tv⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, लेकिन हमें टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा एक और रिलेशन है दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर P⁻⁻ इंटू T⁻⁻ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये P और T के बीच का रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे दोस्तों ये रेशो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 आप क्या बोलोगे दोस्तों, यहाँ पर P⁻⁻T⁻⁻ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि P इनिशियल
पी इनिशियल रेस टू 1 माइनस ग्यामा टी इनिशियल रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू पी फाइनल 1 माइनस ग्यामा टी फाइनल रेस टू ग्यामा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये वैलिड होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों यहाँ पर टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई की वैल्यू पता है 2, और ग्यामा क्या होता है दोस्तों, ग्यामा जो है ये स्पेसिफिक हीट रेशो कांस्टेंट होता है। ग्यामा होता है सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ग्यामा की वो 5/3 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। डाई एटॉमिक गैस के लिए दोस्तों 7/5 होती है, मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी बातें मैंने वीडियोज़ में बताई हुई हैं, ये एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं, इसलिए मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर टी एफ डिवाइड बाई टी आई आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, ये टी आई को उधर भेजेंगे और ये पी एफ को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या मिलेगा आपको, पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ, ये दोनों की पावर 1 माइनस ग्यामा है, तो हम कंबाइन में यहाँ पर 1 माइनस ग्यामा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई क्या होगा, टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई क्या होगा, दोनों की कंबाइन की पावर हम ग्यामा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ हमें फाइंड आउट करना है क्या, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, लेकिन उसका इसके साथ क्या रिलेशन मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ 1 माइनस ग्यामा, 1 माइनस ग्यामा मतलब क्या, 1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, रेस टू ग्यामा, ग्यामा मतलब क्या, 5/3। ओके, 1 माइनस 5/3 कितना होता है दोस्तों, 1 माइनस 5/3 कितना होता है, देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 माइनस 5 माइनस 2/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ क्या होगा, रेस टू माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5/3। ठीक है, अब अगर दोस्तों दोनों साइड का हम क्यूब करें, ठीक है, दोनों साइड का हम लोग यहाँ पर क्यूब करें, इसका भी अगर हम यहाँ पर क्यूब करेंगे और इसका भी अगर हम क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन होता है, तो जब हम एम इंटू एन मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ रेस टू माइनस 2 है इज इक्वल टू 2 रेस टू 5 है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्योंकि पावर माइनस है तो हमें पता है दोस्तों ए रेस टू माइनस एम मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई ए रेस टू एम होता है। ठीक है, ओके, मतलब अगर किसकी पावर माइनस है तो अगर उसको इन्वर्स करके लिखते हो तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ इज रेस टू माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेस टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 5। अब सिंपली दोस्तों देखिए 2 रेस टू 5 कितना होता है, 32 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा कितना होगा, 32। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपको मिलेगा पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई रेस टू 2 इज इक्वल टू 32 मिलेगा। अब सिंपली दोस्तों आपको पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई फाइंड आउट करना है, तो पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई क्या होगा यहाँ पर, 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर रूट मतलब कितना होता है, 32 का स्क्वायर रूट आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लॉग टेबल से इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो ये 5.6 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल आपको थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैसे है, देखिए ये कुछ इस प्रकार की डायग्राम है, सर्कल नहीं, यहाँ पर इलिप्स होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने यहाँ पर सर्कल प्रोवाइड किया है तो हम लोग यहाँ पर सर्कल दिखाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रेशर प्रोवाइड किया गया दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम, और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻³ है, 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उन्होंने। ठीक है, 2 इंटू 10⁻³, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, देखिए ये 8 पे जो है वो 6 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पर देखोगे आप तो प्रेशर यहाँ पर लोवेस्ट प्रेशर कितना है, लोवेस्ट प्रेशर है 1 इंटू ऊपर क्या लिखा हुआ है 10⁻5 है ना, सो 1 इंटू 10⁻5 पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ का प्रेशर कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ का जो प्रेशर है वो है 11 इंटू 10⁻5 पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर ये जो साइकिल है इसका वर्क डन निकालना है एक साइकिल के लिए, वर्क डन इन 1 साइकिल, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो एरिया है ये एरिया हमें निकालना होता है। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों ये सर्कल नहीं है, सर्कल का एरिया क्या होता है π/4d² होता है, लेकिन ये तो इलिप्स है क्योंकि इसका ये जो एक्सिस है ये अलग है इसकी लेंथ, और इसका ये जो एक्सिस है इसकी लेंथ अलग है। ठीक है, ओके,
तो जो इलिप्स है दोस्तों, इलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं? इलिप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है दोस्तों? इलिप्स का एरिया होता है π/4 इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, ठीक है। सो π/4 इंटू मेजर एक्सिस इंटू क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? माइनर एक्सिस, ओके। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये जो इलिप्स है उसका एरिया आपको निकालना है। वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, ओके। ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है ना, इसलिए ये इलिप्स है, ठीक है, सर्कल नहीं है। तो इलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं? π/4 इंटू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए ये 6 है, ये 2 है। 6 - 2 कितना होगा? 4। 4 इंटू 10⁻³ होगा ये। और यहाँ पर माइनर एक्सिस कितना है दोस्तों? यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पर 1 है। सो 11 - 1 10। 10 इंटू 10⁵ 10 इंटू 10⁵, ठीक है। दोस्तों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10⁵ इंटू 10⁻³ 10⁻² हो जाएगा ये। और इंटू ये जो 10 है उसको वैसे ही रखना है। इंटू पाई मतलब क्या? 3.14। सो 3.14 इंटू ये 10 और 10⁻² मतलब 1000। सो 3.14 इंटू 1000 3140 हो जाएगा। ये वर्क डन इन वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल आपको यहाँ पर मिल चुका है 3140 जूल। लेकिन हमें तो दोस्तों यहाँ पर 25 साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है। सो फॉर 25 साइकिल्स क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? फॉर 25 साइकिल्स वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? 25 इंटू 3140, ठीक है। सो 25 0 0, 25 4 100, 10 कैरी किया हमने, 25 1 25, 10 35, ठीक है, 3 कैरी किया, 25 3 75 प्लस 3 78, ठीक है। तो ये आंसर मिलेगा दोस्तों आपको। तो ये आंसर भी करेक्ट है। आपके टेक्स्ट बुक में जो है देखिए दोस्तों 7.85 इंटू 10⁻⁴ आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने के बाद यही आंसर मिलेगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 11 जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको एक साइकिल के लिए मतलब 4 प्रोसेसेस हैं, उसके लिए आपको वॉल्यूम टेम्परेचर की डायग्राम प्रोवाइड की गई है और आपको यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये आंसर दोनों भी गलत हैं दोस्तों। ये ओल्ड बुक का वर्जन है मेरे पास, ठीक है। ओल्ड बुक में ये दोनों भी आंसर गलत हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, आइडियल गैस के लिए आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ निकालना है और प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, ठीक है। इस साइकिल के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो ए से लेकर बी तक की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पर दोस्तों प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं दोस्तों ए से लेकर बी तक की प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा? जब दोस्तों प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अगर पी को हम उधर भेजते हैं तो वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टी। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा, ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हम बोल सकते हैं ना, ठीक है। मतलब एन आर तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट अगर रहेगा तो ये हम बोल सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। और प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ कैसे आएगा? ए से लेकर बी तक का ग्राफ जो है मैं यहाँ पर बीच में निकालता हूँ। देखिए ए से लेकर बी तक का जो ग्राफ है वो क्या होगा, ऐसे आएगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बी से सी देखिए यहाँ पर दोस्तों, बी से सी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सी प्रोसेस है दोस्तों? आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें ग्राफ पता है। ग्राफ कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे? फिर से एक बार देखिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ना, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टी अगर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वी इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो बी से सी है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब ऊपर जाना है, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब इधर जाना है। मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बी से सी। ठीक है, अब वापस देखिए दोस्तों, सी से डी, वापस से यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इधर जाएंगे ना आप। ठीक है, ओके। सो सी से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा आपको डी। ओके, वापस डी से ए, डी से ए क्या है दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, और डी से ए आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें ग्राफ पता ही है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ ऐसे आएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये दो ग्राफ आपको पता है तो ये तीसरा ग्राफ निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ चेक करना है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर ए से बी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ए से बी क्या होगा, ए से बी क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज। ये देखिए प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, बी से सी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और बी से सी यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए टेम्परेचर कहाँ पर है, यहाँ पर है। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो बी से सी ऊपर जाओगे आप, नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो बी से सी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब सी से डी, सी से डी क्या होता है दोस्तों, प्रेशर देखिए यहाँ पर सी से डी प्रेशर कांस्टेंट है सी से डी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, सी से डी टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो अब दोस्तों सी से डी प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर सी से डी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब सी से डी ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, अब डी से ए क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर डी से ए प्रेशर कम हो रहा है, और डी से ए टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वर्टिकल लाइन, और प्रेशर कम हो रहा है मतलब नीचे की तरफ जाना है आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा दोस्तों प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और ये ग्राफ होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। सिंपली आपको पीवी डायग्राम निकालते वक्त ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको देखना है दोस्तों, और अगर ये दो ग्राफ आपको पता चलते हैं तो ये तीसरा ग्राफ निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 12। अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ्स एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों एक सिस्टम है जिसको इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया गया है, और ये 4 प्रोसेसेस कंप्लीट करके इनिशियल पाथ को उसको वापस से लाया गया है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल पाथ है, और यहाँ पर आपको ईच केस के लिए वर्क डन निकालना है। इस प्रत्येक केस के लिए मतलब वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी ये आपको निकालना है, वर्क डन बी सी के लिए निकालना है, सी डी के लिए निकालना है, और डी ए के लिए निकालना है। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है लीटर में प्रोवाइड किया गया ना वॉल्यूम, वो लीटर में नहीं देना चाहिए था, मीटर क्यूब में देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंसिडर करिए कि ये मीटर क्यूब में है। ओल्ड जो बुक है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है, ये लीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर क्यूब लीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें पता है ए बी प्रोसेस कौन सी है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखिए ए बी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 6 है। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ है, 6 - 2 कितना हुआ है, 4। ठीक है, 6 - 2 कितना होगा, 4, और 4 6 का कितना होता है, 24। तो यहाँ पर ये जो ए बी प्रोसेस है, ये ए बी प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, 24 जूल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए जो प्रेशर है वो प्रेशर 6 नहीं है, 6 × 10⁵ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 6 × 10⁵ होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 24 × 10⁵ होगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, 24 × 10⁵ जूल मिलेगा आपको। ओके, अब दोस्तों वर्क डन इन प्रोसेस बी सी, वर्क डन इन प्रोसेस बी सी। अब दोस्तों ये बी सी प्रोसेस क्या है, ये देखिए इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये फॉर्मूला देखेंगे तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो P इंटू 0 मतलब क्या, 0। मतलब बी सी जो प्रोसेस है उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, 0 जूल होगा। ठीक है, अब सी डी जो प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन क्या होगा, सी डी के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको, P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कितना है दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर है 2, और वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है दोस्तों, 6 - 2 मतलब 4। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर जो है
प्रेशर कितना है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, ओके। और वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है यहाँ पर 4 मीटर क्यूब से, ठीक है, तो इंटू 4 हो जाएगा। सो 2 4 × 8 × 10⁵ जूल, ठीक है। और वापस दोस्तों यहाँ पर अगर आप कंसिडर करोगे सो डी से ए, वर्क डन इन डी से ए आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 है मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये वर्क डन चारों केसेस में ऐसे होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।